हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू गाइस। मैं हूं संदीप। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है कि हमारा जो भी साइकोलॉजी का सेशन है वो चल रहा है। हम डे वाइज डे जो भी टॉपिक हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वीडियोस। तो अगर जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे यह रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं, प्रीवियस लेक्चर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको वो वीडियोस पहले देख लें, क्योंकि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं और जो भी हमने टॉपिक कर लिए तो आप उनके साथ रिलेट कर जाओगे। ठीक है। सो पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह जो भी हमने पहले क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं वो देख लें। और उन क्लासेस को देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। सारी क्लासेस वहाँ पे उसके लिंक पड़े हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप पहले क्लासेस को ज्वाइन करें, उनको अच्छे से देखें, समझें। ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को क्या है, शेयर करें। जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हो। देखो, एक तो इससे फायदा ये है, देखो आप जो भी कोर्सेज है वो आप बाय भी करते होंगे, है ना, अदर यूट्यूब चैनल से या अदर ऐप्स से आप बाय करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी साइकोलॉजी का मैटर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन, और हर तरीके की डिटेल को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक है उसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न हो। ये हो गई दूसरी बात। सो गाइज, अब हम करते हैं अपने टॉपिक की बात कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। सो गाइज, लास्ट अगर लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने जो विगोस्की था उसको हमने कवर कर लिया। ठीक है, विगोस्की में हमने जो सोशल कल्चरल थ्योरी थी वो हमने कर ली है। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। तो विगोस्की में सोशल कल्चरल थ्योरी और जो भी जेडपीडी का कॉन्सेप्ट रहता है वो हमने कर लिया है। सो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है कोलबर्ग से रिलेटेड। ठीक है। तो कोलबर्ग ने जो भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी तो आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत जो भी कोलबर्ग ने दिया था हम आज उसकी बात करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे वर्ड लिया है मॉरल। ठीक है, तो मॉरल मीन्स हम इसको मोरालिटी कह सकते हैं, नैतिकता कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखो, मोरालिटी एक तरीके का व्यवहार हो सकता है, बिहेव हो सकता है। ठीक है, मोरालिटी में हम अपना बिहेव शो करते हैं। ठीक है, तो बिहेव जो हमारा व्यवहार होता है ना, उसी में ये सारी चीजें आती हैं। हमारे व्यवहार में ही हमारी मोरालिटी छुपी होती है। ठीक है, कि हम दूसरों, देखो, मोरालिटी, नैतिक, एक व्यक्ति नैतिक है या अनैतिक है उसका कैसे पता चलेगा? जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करेगा और अपना जो एक स्पेसिफिक जो भी उसका बिहेवियर है वो शो करेगा, तभी पता चलेगा ना कि वह व्यक्ति का स्वभाव या उसमें जो भी उसका व्यवहार वो कैसा है। तो फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि वो नैतिकता है या अनैतिक। ठीक है, क्योंकि नैतिकता और अनैतिकता का सिंपली अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अच्छा और बुरा, है ना। तो यही हो सकता है इसमें, अच्छा और बुरा। मीन्स कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या समाज में कोई व्यक्ति समाज के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है, वह उसके लिए क्या करता है या क्या नहीं करता, वो सारी चीजें हम मोरालिटी में रखते हैं। ठीक है, तो बिहेव में मोरालिटी आ जाती है और बिहेव का संबंध ही पर्सनैलिटी से रहता है। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी छुपी होती है। और पर्सनैलिटी भी एक तरीके का व्यवहार ही होता है कि व्यक्ति किस तरीके के गुणों को शो करता है। पर्सनैलिटी में भी तो गुण आते हैं, आंतरिक गुण और बाहरी गुण, है ना। तो व्यक्ति किस तरीके के गुणों को शो करता है, और ये भी तो एक तरीके के गुण ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती है। तो मोरालिटी की अगर बात करें, नैतिकता की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यवहार जो समाज और वातावरण के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, मीन्स एप्रोप्रिएट बिहेव। ठीक है, मीन्स एक ऐसा व्यवहार जो समाज और वातावरण के लिए उपयुक्त हो। मीन्स
अच्छा हो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का जो व्यवहार, जो समाज और वातावरण या समाज में जो भी लोग रहते हैं उसके लिए अच्छा होता है, ठीक है, उपयुक्त होता है, तो उस व्यवहार को हम नैतिक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति का अच्छा होना, बुरा होना, या एक हम कह सकते हैं कि दूसरों को सम्मान देना या सम्मान न देना, मीन्स रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट न देना, ठीक है। दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, है ना, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, मोरालिटी में आती हैं, ठीक है। सो सिंपली ये कुछ बातें थी मोरालिटी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कोलबर्ग की, ठीक है। तो कोलबर्ग एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो यह दिया था, इसके लिए उन्होंने जो भी बच्चे थे, बच्चों का इंटरव्यू लिया, ठीक है। उन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने से पहले उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग एज के बच्चे लिए थे, जिसमें मीन्स 2 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी हैं, 10 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल के बच्चे भी हैं, ठीक है, और बड़े भी हैं, व्यक्ति भी हैं, ठीक है। 20, 22, 25, 30, 35 इस तरीके से उन्होंने मीन्स अलग अलग एज है जो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो पूरा जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो सारे लिए और उनका इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू में उन्होंने सभी को एक कहानी सुनाई, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम कहानी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने इंटरव्यू लिया और कहानी सुनाई। तो जस्ट हम पहले उस कहानी के बारे में बात करते हैं। तो वो जो स्टोरी थी, वो स्टोरी क्या थी, उस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर की बात करेंगे हम, वो था हिंज, ठीक है, जिसका नाम था हिंज, ठीक है। सो इस जो कि मेन कैरेक्टर है, इसकी बात करेंगे क्योंकि यही एक पर्सन है, ठीक है, जिसके बेस पे जो कि यह पूरी मोरालिटी है, यह कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, यह बना था। तो उन्होंने कहानी क्या सुनाई, उन्होंने सुनाया कि एक छोटा सा गांव था जहाँ पे हिंज और उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसकी वाइफ है, वो रहते थे, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि जो भी उसकी पत्नी है वो क्या हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, मीन्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। और ऐसी उनको उसको बीमारी लग जाती है कि जो कि सिर्फ एक ही तरीके की दवाई है, एक ही तरीके की मेडिसिन है, उसी से उसकी पत्नी ठीक हो सकती थी। लेकिन जो इस मेडिसिन की खोज थी, ठीक है, तो यह एक केमिस्ट शॉप का मालिक था, ठीक है, जो कि ऑनर था केमिस्ट शॉप का। तो उसने उसकी खोज की थी मेडिसिन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हिंज है और उसकी पत्नी है, गांव में रहते हैं, पत्नी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। लेकिन उसके इलाज के लिए जिस मेडिसिन की जरूरत होती है, तो उसकी खोज एक केमिस्ट शॉप के मालिक ने की थी, ठीक है। बड़ा ही कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यह अपने आप को अपने आप पर प्राउड फील करता था कि उसने इस मेडिसिन की खोज की। लेकिन उस जो भी यह अपने आप पर प्राउड फील करता था, इसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, हम कह सकते हैं अहंकार आ जाता है। तो यहाँ पे अब एक बात आती है कि अहंकार नैतिकता में अच्छा है या बुरा है। हम बात करें अहंकार नैतिकता में अच्छा है या बुरा है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि भाई अहंकार क्या है, अहंकार करना गलत बात है ना, बुरा है। तो अब देखो, मालिक ने दवाई की खोज कर दी, तो जो भी खोज के दौरान, जो भी इस दवाई की प्रोडक्शन के दौरान जो भी मीन्स इसका खर्चा आता है, ठीक है, प्रोडक्शन का खर्चा, तो जो भी प्रोडक्शन रेट थी उससे यह 10 गुना, ठीक है, 10 गुना क्या करता है, मीन्स इसका मूल्य निर्धारित कर देता है। कि जैसे कि जो भी मेडिसिन है उसमें खर्चा आया 500, और उसमें उन्होंने 10 गुना क्या कर दिया, उसका रेट डिसाइड कर दिया कि भाई अब हम मैं इसको 5,000 में बेचूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से अब जो हिंज था बहुत ही बीमार, सॉरी, बहुत ही गरीब था, मीन्स उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उसने जो भी केमिस्ट शॉप का मालिक था उससे बात की कि भाई ऐसे करके मेरी पत्नी बीमार है और मुझे इसी जो मेडिसिन है इसकी जरूरत है, ठीक है। तो कृपया आप मुझे वो दवाई दे दें, जो भी आपका लागत मूल्य लगा है, इस लागत मूल्य से मैं दुगना आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मीन्स उन्होंने जो भी लागत मूल्य था उससे दुगना करके उन्होंने मीन्स क्या है बातचीत करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अहंकार आ गया कि नहीं, मैंने तो इस दवाई की खोज की है और मुझे तो इतना ही चाहिए, हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो हिंज है, हिंज ने अपनी पत्नी की जान भी बचानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी पत्नी की जान बचानी है, मीन्स दूसरों, तो यहाँ पे हम ये भी बात कह सकते हैं ना, दूसरों को बचाने के लिए जो हम कार्य करते हैं,
ठीक है, दूसरों की देखभाल करना, तो नैतिकता में वो नैतिकता में किस में आता है? तो दूसरों का मीन्स केयर करना, वो नैतिकता में हम मान सकते हैं कि वह भी एक तो अच्छा व्यवहार है। तो हिंद हम कह सकते हैं कि भाई अच्छा था, लेकिन अब उसकी पत्नी मरने वाली थी क्योंकि वह दवाई को नहीं खरीद सकता था, जो भी दवा उसे चाहिए थी उसे वह नहीं खरीद सकता था। तो सिंपली उसको पता था कि उसकी पत्नी मर जाएगी, लेकिन उसने हर हालत में उसे बचाना है। तो फिर वह क्या करता है कि दवाई को खरीदने की बजाय, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वह मेडिसिन की क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। ठीक है, उसकी दुकान पे तोड़-फोड़ करके वह उसको चुरा ले आता है, ठीक है, रात को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या लग रहा है कि लोग किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। जो कोलबर्ग थे, उन्होंने ये कहा, उनका ये मानना था कि लोग जब किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वह चाहकर भी मीन्स इतना मजबूर हो जाते हैं कि वह कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होती है। लेकिन उस गलत एक्टिविटी में उनकी कहीं ना कहीं अच्छाई भी छुपी होती है। तो यहाँ पे उसने यह अच्छाई छुपी थी कि भाई उसने अपनी पत्नी की भी जान बचानी थी। ठीक है, तो अपनी पत्नी की जान बचानी थी, अपनी वाइफ को उन्होंने सेव कर रखना था। तो कहीं ना कहीं फिर उसे चोरी करनी पड़ी, क्योंकि भाई मालिक था वो, जितना उसका खर्चा आया था उससे दुगने खर्चे पर भी वह मान नहीं रहा था। उसने तो कहा कि मुझे तो 10 गुना ही चाहिए, लेकिन वह गरीब था। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंसान फंस जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो मोरालिटी है इसका निर्माण होता है कि व्यक्ति उस टाइम पे कर क्या रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से मीन्स उन्होंने जो भी कहानी को सुनाया और बच्चों को, बड़ों को, जो भी उनसे फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चनिंग की, तो उन्होंने अपने अलग अलग क्वेश्चन के जो आंसर दिए, ठीक है, और उसी आंसर के बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी का निर्माण किया। होप के इसमें आप समझ गए होंगे, है ना, कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं। ठीक है, मालिक ने दवा की खोज की, अच्छी बात थी, लेकिन दवा की खोज की जो कि प्रोडक्शन रेट थी उससे 10 गुना उन्होंने उसका रेट रख दिया कि जस्ट उसको तो पैसे के लिए मतलब था, है ना। तो थोड़ा सा अहंकार उसमें आ गया, तो जो कि बुरा था। पत्नी की जान बचानी थी जो कि अच्छी बात थी, लेकिन उसने चोरी कर ली जो कि बुरी बात थी, है ना। सो यह अच्छा बुरा कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, इंसान जब किसी सिचुएशन में फंस जाता है तब वह डिसाइड करता है कि उस टाइम पे उसने करना क्या है। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे दो तरीके के, हम यहाँ पे टर्म्स की बात करेंगे, दो तरीके के वर्ड दिए। एक तो था हमारे पास मॉरल डिलेमा, ठीक है, मॉरल डिलेमा। दूसरा इन्होंने लिया था मॉरल रीजनिंग। थ्योरी की बात हम कर लेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को समझते हैं। सो गाइज हम यहाँ पे जो कि मॉरल डिलेमा है इसकी बात कर लेते हैं। मॉरल डिलेमा, देखो, डिलेमा एक तरीके की हम कह सकते हैं दुविधा होती है, यह एक तरीके की दुविधा, ठीक है। तो दुविधा तो हम समझ सकते हैं ना, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान जस्ट क्या कर रहा होता है कि सोच रहा होता है कि उसे कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। तो मॉरल डिलेमा हम यह कह सकते हैं, यह एक तरीके का, एक तरीके से ऐसी परिस्थिति या संघर्ष है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को नैतिकता या अनैतिकता, नैतिकता या अनैतिकता जिसमें किसी कार्य को नैतिकता या अनैतिकता के माध्यम से करता है। सिंपल बात है कि भाई एक ऐसा, जब इंसान एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो फिर वह इसमें या इसमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसे अपना करके वह किसी कार्य को करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि हिंज ने डिसाइड किया
कि भाई अब वह ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन पत्नी की जान बचानी है, तो उसने डिसाइड कर लिया अनैतिकता का कार्य, ठीक है, कि भाई उसे क्या कर लेनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको देखो तब वह उस टाइम पे क्या सोच रहा था, उस टाइम पे ये सोच रहा था कि चोरी करने से चलो वह पकड़ा जा सकता है लेकिन एक इंसान की जान तो बच सकती है ना, ठीक है, तो वह पकड़ा जा सकता था, ये चीज भी उसके माइंड में चल रही होगी, लेकिन उसने जस्ट जो मेन प्रायोरिटी थी उसको उसने किसको मेन प्रायोरिटी दी, इस कार्य को जब उसने चुना तो उसने मेन प्रायोरिटी दी कि भाई जो हमने अपनी वाइफ है उसकी जान बचानी है, क्लियर है, तो उसने अनैतिकता का सहारा लिया, तो यह होता है एक मोरल डिलेमा। एक्चुअल में होता क्या है, जो कोलबर्ग है ना, इन्होंने एक प्याजे ने थ्योरी दी थी, प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस लिए थे, एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनॉमी, एनोमी, हेट्रोनोमी और ऑटोनॉमी, इस तरीके से उन्होंने 3 स्टेजेस लिए थे प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट के, तो इन इन इसके सिद्धांत को एक्चुअल में रिफाइन किया था कोलबर्ग ने, ठीक है, क्योंकि प्याजे ने अपना सिद्धांत दे दिया लेकिन जो भी इंसान सिचुएशन में फंसता है उसकी बात नहीं की, कि जब वह इंसान को उसका समाज ही मीन्स कहीं ना कहीं समाज में वह ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जिससे वह अपना जो भी व्यवहार है अनैतिकता का या नैतिकता का उसको वह फिर चुनता है, तो उस व्यवहार को चुन करके वह उस एक्टिविटी को फिर आगे परफॉर्म कर देता है, ठीक है, सो मॉरल डिलेमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉरल रीजनिंग की। देखो मॉरल रीजनिंग मीन्स रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है एक तर्क करना, तो तर्क में कहीं ना कहीं चिंतन शामिल होता है, ठीक है, तो मॉरल रीजनिंग जस्ट सिंपल है कि किसी कार्य, ऐसे लिख लो, किसी नैतिक या अनैतिक कार्य को, कार्य का चुनाव करने से पहले पहले चिंतन करना, ठीक है, चिंतन करना, तो मॉरल रीजनिंग में जो भी यहाँ पे उन्होंने जो एक्टिविटी की उस एक्टिविटी के बारे में जब हम सोच विचार कर रहे होते हैं, तो मॉरल रीजनिंग में सोच विचार आता है कि किसी भी जो भी फंक्शन है उसको उसका चुनाव करने से पहले जो भी हम चिंतन कर रहे होते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, कि अगर वह नैतिकता का सहारा अपनाता है, कि मान लो कि वह पैसे किसी से मांगता है तो उसे पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो जहां तो वह फिर हिंज जो था वह पैसे की भी चोरी कर सकता था, कि भाई जो भी दुकानदार ने उसका केमिस्ट शॉप के ऑनर ने जो भी उसका मूल्य डिसाइड किया था, तो वह उस पैसों को चोरी करके ले आता और दवा खरीद लेता, ठीक है, या फिर वो ऐसे कर सकता था कि किसी से पैसे मांग सकता था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पैसे नहीं मांगे थे, उसने बहुत सारे लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं बने, ठीक है, सो जब उसे पता चला कि वह अगर नैतिकता का काम करेगा, कि वह चोरी नहीं करेगा, तो फिर उसे यह भी पता चला कि उसको अपनी वाइफ को खोना पड़ेगा, है ना, तो वह एक दुविधा में फंसा था, तो वह चिंतन कर रहा था कि भाई अगर वह ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो सकता है, अगर वह अब चोरी नहीं करेगा तो फिर उसकी वाइफ कहीं ना कहीं मर सकती है, ठीक है, तो एक कार्य का रीजन सॉरी एक कार्य जो वह नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे कार्य पर पड़ेगा, है ना, तो जो ऐसी चीजें वह सोच रहा है वो चिंतन है, इट मीन्स वह मोरालिटी से रिलेटेड जो रीजनिंग उसके माइंड में चल रही है वो कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि ये जब कार्य को हम चुन लेते हैं, चुनाव करने से पहले हम मॉरल रीजनिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो मॉरल डिलेमा एक परिस्थिति हो सकती है, दुविधा हो सकती है, जिसमें हम उस एक्टिविटी के बारे में सोच विचार करके उस कार्य का चुनाव कर लेते हैं और उस कार्य को कर देते हैं, चाहे वो नैतिकता हो या अनैतिकता हो, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये 2 टर्म्स ली थी, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, होप कि आप ये समझ गए होंगे। आगे जो भी मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने थ्योरी दी थी उसकी हम बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे, तो पहले हम लेवल देखेंगे और हर लेवल में 2
अलग तरीके से हर लेवल की 2 स्टेजेस थी जो कि अलग अलग थी, ठीक है। सो 3 इन्होंने लेवल लिए थे, उन लेवल को आपने याद रखना है और जो स्टेजेस थी उन स्टेजेस को याद रखना है, ठीक है। 3 लेवल थे, स्टेजेस आती हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल। जो सेकंड है उसका नाम है कन्वेंशनल, और जो थर्ड हमारे पास आता है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये तो थे लेवल। अब हम हर लेवल में अगर हम स्टेजेस की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है हमारे पास पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ठीक है। सेकंड इसमें हमारे पास आती है वो है सेल्फ सेल्फ ओरिएंटेशन, या हम इसको इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट लेवल की दोनों स्टेजेस। अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो हमारे पास आती है थर्ड नाम दे देते हैं इसमें, जो थर्ड स्टेज आती है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये है हमारे पास गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ स्टेज जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्स्थ जो हमारे पास आती है वो है यूनिवर्सल एथिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। सो गाइज हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, और इसमें फर्स्ट स्टेज आती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले प्री कन्वेंशनल की बात कर लें, जो पनिशमेंट एंड ओबीडेंस है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्री कन्वेंशनल देखो, ये हमने यहाँ पे जो कि इसका एज है, पहले तो वो याद रखनी है, 4 से लेकर के 10 वर्ष तक बच्चे इस लगभग प्री कन्वेंशनल लेवल में होते हैं, ठीक है। 4 से लेकर के 10 वर्ष तक की यह एज आप याद रखोगे। इसमें होता क्या है प्री कन्वेंशनल लेवल, देखो कन्वेंशनल का मतलब ही ये है कि हम अच्छे बुरे की समझ, ठीक है, कन्वेंशनल में एक ऐसी थिंकिंग आती है जो अच्छे बुरे की समझ को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे कन्वेंशनल से पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों में जो नैतिकता के गुण हैं अभी प्रॉपरली तरीके से नहीं आए हैं, लेकिन वह समाज को देख करके आइडिया लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि समाज में लोग किन लोगों को अच्छा समझा जाता है और किन लोगों को बुरा समझा जाता है, ठीक है। सो प्री कन्वेंशनल में पहले मैं लेवल को समझा रहा हूं, फिर हम इसकी स्टेजेस करेंगे। तो प्री कन्वेंशनल में ये चीज आप याद रखोगे कि इसमें बच्चों की यह समझ होती है कि नैतिकता और अनैतिकता को बाहरी बाहरी स्वरूप, ठीक है, बाहरी स्वरूप से नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे बाहरी स्वरूप का मतलब है कि जो भी बच्चे यह सेंस करते हैं कि जो भी नैतिकता है और अनैतिकता है, इसको एक्सटर्नली वे से, ठीक है, इसको एक्सटर्नली वे से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है नैतिकता और अनैतिकता को। एक्सटर्नली कंट्रोल का मतलब क्या है कि इसमें समाज समाज क्या है कि यही जो नैतिकता है और अनैतिकता है, इसके नियमों को क्या करता है, निर्धारित करता है, बच्चों की यह समझ होती है, ठीक है। तो समाज, हम कह सकते हैं समाज के रूल रेगुलेशन
द्वारा निर्धारण करना। ठीक है, जो भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका निर्धारण उसके द्वारा निर्धारित की जाती है कि कौन सी एक्टिविटी जो भी समाज के लोग करते हैं वो नैतिक है या अनैतिक है। मींस अब यह बच्चों की समझ होती है, हम यहाँ पे बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने विचार बना करके बैठ जाएं कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं इस एज में जो बच्चे समझते हैं, ठीक है, सो उन्होंने कहा कि बच्चों के इस एज में जो बच्चे होते हैं उनकी यह समझ होती है कि भाई बाहरी स्वरूप मीन्स समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, समाज जो जिस चीज को अथॉरिटी दे देता है, ठीक है, समाज जिस चीज को अथॉरिटी दे देता है वो क्या है, नैतिक है या अनैतिक है। तो समाज के रूल एंड रेगुलेशन द्वारा निर्धारित होते हैं जो भी एक्टिविटी मोरालिटी में रखोगे या अमोरालिटी में रखोगे, ठीक है, नैतिकता या अनैतिकता में रखोगे। तो इसमें बच्चे समझते हैं कि एक पॉइंट और लिख लो कि ऐसे लिख लो, बच्चे किसी कार्य के परिणाम को देखकर नैतिकता या अनैतिकता की समझ बनाते हैं। ठीक है, सो ये चीज आप लिख सकते हो। मीन्स जो बच्चे होते हैं वह समाज में दूसरे लोगों को कोई जो भी कार्य कर रहा है तो उसको देख करके, तो जब वह उसने कार्य किया और उस कार्य का परिणाम क्या निकला, तो उसने जो कार्य किया उसका परिणाम क्या निकला, तो फिर वह समझते हैं कि यह कार्य गलत था या बुरा था, अच्छा था या बुरा था। जैसे कि इस एज में बच्चे सोचेंगे कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, तो इसलिए उन्हें लगा कि जो उसने कार्य किया है तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मीन्स जो उसका परिणाम है कि उसको कहीं ना कहीं सजा मिल रही है ना, तो उसको देख करके उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि हिंज क्या है, जो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उसने जस्ट इस सिचुएशन पर फोकस किया, तो वह जस्ट समाज के जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर फोकस कर रहे हैं बच्चे। तो समाज यहाँ पे अगर दंड दे रहा है तो उसे लगता है कि यह कार्य गलत है, और अगर समाज दंड नहीं देता, ठीक है, तो उसको लगता है कि यह कार्य सही है। ठीक है, तो बाहरी जो परिणाम है, ठीक है, जो भी रिजल्ट निकल रहा है या इफेक्ट पड़ता है किसी एक्टिविटी का, तो उसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड करते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। तो इसमें हम दोनों जो स्टेजेस हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज रह जाती है उसको हम देख लेते हैं, वो है पुनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, इसको बोलते हैं आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था। अब देखो, नाम क्या है एक स्टेज का, आज्ञा व दंड। मीन्स सिंपली लिख सकते हैं कि बच्चे नैतिकता या अनैतिकता को आज्ञा या दंड के आधार पर समझते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी मोरालिटी के रूल हैं वह इस बेस पे समझेंगे। ठीक है, कि भाई अगर समाज उसको आज्ञा दे रहा है तो वह आज्ञा का पालन करते हैं, तो इट मीन्स वह कार्य सही है। तो इसमें लिखेंगे कि बच्चे आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। तो बच्चे अगर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनको मीन्स उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके जो भी आस पड़ोस साथियों या जो भी भाई बहनों के द्वारा जो भी निर्देशन उसको दिए जा रहे हैं, तो वह उसको फॉलो कर रहा है, वह उनका कहना मान रहा है, तो इट मीन्स उसे पता है कि नहीं तो उसको दंड मिलेगा। मीन्स कहना न मानना
ठीक है, यह गलत बात है, क्योंकि अगर वह कहना नहीं मानेगा तो उसको पुनिश किया जाएगा। ठीक है, तो पुनिश एंड जो ओबिडेंस है मीन्स यह गलत बात है और यह सही बात है, तो वह ओबिडेंस को अपनाते हैं ताकि उसे पुनिश न किया जाए। क्लियर है, तो वह क्या है, ओबे है, इस तरीके की प्रवृत्ति को अपने मन में ला करके जो भी नैतिकता है या अनैतिकता है, ठीक है, ये शो करते हैं समाज में। तो आज्ञा व दंड के आधार पर ही वह इन नियमों को समझते हैं। उन्हें वह इसमें वही सेम चीज कि इसमें अगर देखते हैं कि किसी कार्य को करने पर उसे दंड मिला है तो वह कार्य गलत है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे क्या है कि किसी की चीज को छीनना या चोरी करना, ठीक है, ऐसी चीजों को गलत मानते हैं। झूठ बोलना क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दंड न मिल जाए, तो ऐसी चीजों को क्या है वो गलत मानते हैं। तो ये था हमारे पास पुनिशमेंट एंड ओबिडेंस। आगे हम फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज हमारी हो गई, हम सेकंड देख लेते हैं। सो गाइज हमारे पास जो सेकंड स्टेज है वो है सेल्फ ओरिएंटेशन। ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेशन, देखो सेल्फ मीन्स स्वयं, हम कह सकते हैं स्वयं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो बच्चा होता है वह स्वयं के बारे में ज्यादा सोचता है। तो इसमें बच्चा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वार्थी होता है। ठीक है, इसमें एक दो आप कीवर्ड लिख लो। देखो, एक तो इसको हम इसमें हम यह कह सकते हैं इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड। ठीक है, इसी स्टेज को हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। और हमने एक और नाम दिया था इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। देखो, होता क्या है कि इसमें मैंने कहा कि बच्चे थोड़े स्वार्थी होते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चों के चिंतन का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, बच्चे अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और रुचियों को, मीन्स जो भी उनकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, नीड्स हैं और इंटरेस्ट हैं, रुचियों को समझने लग जाते हैं। ठीक है, अपनी वह इच्छाओं को, रुचियों को, इंटरेस्ट को समझने लग जाते हैं और इन्हीं इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो वह इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी समाज में कर रहे हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं कि भाई किस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट है तो वो करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह नैतिकता और अनैतिकता का जो भी मीन्स एक्टिविटी अपना रहा है, वह अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझ करके कर रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं कहूं कि अगर बच्चा किसी खिलौने को प्राप्त करना चाहता है, तो खिलौने को प्राप्त करने के लिए वह रोता है। ठीक है, तो वह रोएगा, सिंपल बात है कि खिलौने को प्राप्त करने के लिए वह रोता है, जहाँ जमीन पर मीन्स क्या है, लेट रहा है। ठीक है, तो जहाँ जिद कर रहा है, तो वह क्या है, उसी तरीके की एक्टिविटी करेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नीड है उस खिलौने की, या उस खिलौने में उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट या रिवार्ड पाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वह अपनी जो भी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको समझने लग जाता है। इसलिए वह थोड़ा स्वार्थी हो जाता है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कार्य करना। ठीक है, वह एक्सचेंज मतलब कि वह कोई एक्टिविटी तभी करेगा जब उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, जब उसे कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा, जब उसकी कहीं ना कहीं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि
जब पेरेंट्स कहते हैं या कोई माता कहती है या पिता कहता है कि मुझे पानी का गिलास ला करके दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा, है ना, तो भाई 2 का सिक्का दूंगा, तो बच्चे फिर जल्दी से भाग करके जाते हैं। वह जस्ट 2 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ है, ठीक है। तो होप के सेल्फ ओरिएंटेशन में वह सेल्फ अपने पर मीन्स जो भी एक्टिविटी है, मीन्स उस एक्टिविटी को वह सोचता है कि उसका कहाँ पर फायदा है, तो अपने फायदे के लिए काम करता है। होप के ये सेल्फ ओरिएंटेशन आप समझ गए होंगे। पुनिशमेंट में जो भी जो भी वह परफॉर्म कर रहा है समाज में, जो भी फंक्शनिंग उसकी चल रही है, वह जस्ट पनिशमेंट को देख करके वह कार्य करता है और डिसाइड करता है कि इसका परिणाम क्या निकलता है, ठीक है। तो उस तरीके के कार्य हम पुनिशमेंट या जो भी आज्ञा है उसके बेस पे जो कार्य कर रहा होता है वह फर्स्ट स्टेज में रखेंगे। अपनी रुचियों इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य कर रहा होता है वह सेकंड स्टेज में रखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लेवल में दोनों स्टेजेस हैं ये हमने कर ली है। आगे हम सेकंड लेवल की बात करते हैं। सो गाइस, आगे हमारे पास जो सेकंड लेवल है, ठीक है, कन्वेंशनल। देखो कन्वेंशनल में होता क्या है, कन्वेंशनल में एक तो 10 से 13 ईयर आपने याद रखना है, ठीक है, 10 से 13 ईयर कि बच्चों का जो कि एज है, तो वह 10 से 13 ईयर के बच्चे लगभग कन्वेंशनल लेवल में होते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल लेवल में हमने याद रखना है कि इसमें बच्चे सामाजिक संबंधों को समझने लग जाते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों को समझने लग जाते हैं। मीन्स जो भी सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको कायम करने के लिए समाज के साथ जो भी संबंध है उनको कायम करने के लिए वह कार्यों को करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज आती है वो है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ठीक है, गुड बॉय और नाइस मीन्स जो है अब थर्ड स्टेज है वैसे तो हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड लेवल की जो थर्ड स्टेज आती है वो है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। मीन्स देखो गुड बॉय और नाइस गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, है ना। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं वह एक तरीके से एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट हम कह सकते हैं, हाँ, एप्रिशिएट हम कह सकते हैं इसमें कि एप्रिशिएट होने के लिए नैतिकता का व्यवहार करना, ठीक है। वह एप्रिशिएट होने के लिए जो भी नैतिकता का सहारा लेते हैं कि समाज उसको क्या कहे, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहे, ठीक है। तो बच्चे समाज से प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, समाज से प्रशंसा पाने के लिए। मीन्स जहां पे हम कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। इसको गुड बॉय एंड नाइस गर्ल को कि वह प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं बच्चे समाज में, कि समाज उसको शाबाशी दे, है ना। तो जैसे कि शाबाशी दे या उसको गुड दे, ठीक है, या उसको नाइस कहे, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड है वो आप इसमें रख सकते हो। इस तरीके का जो व्यवहार है वो करते हैं गुड बॉय एंड नाइस गर्ल में, ठीक है। बच्चों की जो समझ है वो इस तरीके की बन जाती है कि भाई नैतिकता वही है जब समाज उनकी प्रशंसा करता है, बस ये सिंपल सी बात है। और वह अगर वह समाज उसकी प्रशंसा कर रहा है तो जो भी समाज के साथ संबंध है, रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं उनके गहरे हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर बात करें कि बच्चे स्कूल में होते हैं तो जब एक टीचर कहता है या कहती है कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग करके एकदम से कक्षा से बाहर निकलते हैं। काम कह दिया गया, वह चाहते हैं कि इस काम को मैं करूं ताकि मुझे जो टीचर है वो शाबाशी दे, ठीक है, वो मुझे अच्छा माने, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज से अच्छा कहलवाने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो इसमें आता है। इसमें बच्चा अपनी नीड्स को पूरा नहीं करना चाहता
कि भाई कहीं ना कहीं उसकी यह इच्छा है या उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें जस्ट समाज से एक जो भी गुड है या नाइस है इस तरीके के वर्ड कहलवाने के लिए वह क्या है, मीन्स काम करता है। होप के सेकंड जो भी सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज है गुड बाय एंड नाइस गर्ल, ये आप समझ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। सो गाइस इसमें आगे हमारे पास जो फोर्थ स्टेज आती है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको हम सम्मान की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें व्यक्ति रिस्पेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए काम करता है और इसमें व्यक्ति के विचार होते हैं कि जो सोसाइटी है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इसमें लिखोगे कि इसमें व्यक्ति सामाजिकता को बनाए रखने के लिए समाज के नियमों और अधिकारों को मानता है। ठीक है, मीन्स इसमें उसे लगता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको हम तोड़ नहीं सकते, जो भी समाज ने बना रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा समाज है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मीन्स समाज को बैलेंस करने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इसमें जो भी मीन्स व्यक्ति के विचार यह होते हैं कि समाज ने जो नियम बना लिए, ठीक है, तो उसको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वह अपनी जो एक हम कह सकते हैं अपना जो भी अंतर्मन है उसका सहारा नहीं लेता। ठीक है, तो समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं लगता है गलत होती है। जैसे कि उसके लिए समाज कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी करता है ना। जैसे कि अब सरकार की बात कर ले, है ना, सरकार अपनी मर्जी से जो भी चाहे कर सकती है ना, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आम जनता को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज गलत हो रही है। तो उसके लिए उसके लिए जो लोग आवाज उठाते हैं तो वो तो इस स्टेज से परे होते हैं। ठीक है, वो इस स्टेज में नहीं आते, वो जो हम नेक्स्ट स्टेजेस करेंगे उसमें आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जो सरकार ने नियम बना दिए तो आंखें बंद करके भाई हाँ ठीक है, जैसा सरकार ने बोल दिया ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, सो मीन्स समाज को कहीं ना कहीं फिर भी इसी तरीके से बैलेंस रखा जाएगा। तो अलग अलग तरीके के लोगों का जो सोचना अलग अलग होता है और उसी तरीके से जो वो व्यवहार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है जिसमें जो भी नियम है या कानून है उसको वो मानते हैं आंखें बंद करके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर का प्रोटेस्ट है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ किसानों के अगेंस्ट थे, फार्मर के अगेंस्ट थे, लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी के भी अगेंस्ट थे, है ना। तो वैसे यहाँ पे मेरा मेन मोटिव मोटिव जो भी सरकार है इसके बारे में बात करने का नहीं है, जस्ट एज अ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कहीं इस चीज को में कंट्रोवर्सी ना लेकर के आ जाए। ठीक है, सो जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो नैतिकता है उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब व्यक्ति समाज के नियमों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हाँ सही है, तो वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कन्वेंशनल था। अब हम बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल की। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बी एड से हो, मीन्स अगर आपने बीएड किया है और जो भी टीजीटी का एग्जाम होता है वो देना चाहते हो तो उसके लिए आपको सारी स्टेजेस पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपका टेट है वो लेवल 1 की बात करें, पीआरटी लेवल की, तो उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर फर्स्ट स्टेज में से आ जाता है। ठीक है, जब सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार स्टेजेस का नाम पूछा होता है कि जो है किस लेवल में आती है। ठीक है, कि जैसे कि हमने इन्होंने कह दिया कि जो भी लॉ एंड ओरिएंटेशन है जो है किस लेवल में आएगी, पोस्ट कन्वेंशनल में, प्री कन्वेंशनल में, मीन्स ऐसा कुछ। तो सिंपल चीजें पूछी जाती हैं। चलो हम बात कर लेते हैं हमारी पोस्ट कन्वेंशनल की। ठीक है, सो पोस्ट कन्वेंशनल में देख लेते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, इसमें अगर हम एज की बात करें तो जो एज है वो आपने याद रखना है 13 से अबव। ठीक है, 13 से ऊपर की एज इसमें चली जाती है। और इसमें हमारे पास जो थिंकिंग होती है
तो हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति नियमों की वास्तविकता लिख लो, ठीक है, वास्तविकता को समझने लग जाता है। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने या समाज ने, किसी ने भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, उसकी एक्चुअल में क्या रियलिटी है, ठीक है, तो उसको वो अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। अच्छे बुरे सही गलत की समझ जो भी है उसको आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेज आती है, जिसको हम 5th स्टेज बोलेंगे, सोशल ओरिएंटेशन, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सामाजिक समझौता, है ना। इसमें जो एक पर्सन होता है, जब व्यक्ति होता है, तो उसका मीन्स जो चिंतन है वो ये सोचता है, वह यह थिंक करता है कि भाई वो ही चीज सही है जो उसको समाज के साथ उसका समझौता बनाए रखती है, ठीक है। तो इसमें जो भी नैतिकता और अनैतिकता के बारे में वह ये चीज समझ जाता है कि जो चीज समाज में उसका समझौता कायम रखती है तो वो चीज सही है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि इसमें व्यक्ति समाज के साथ समझौता बनाए रखने के लिए नैतिकता और अनैतिकता के नियमों को अपनाता है, ठीक है। मीन्स जो भी मोरालिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, वह देखता है कि इससे समाज के साथ उसका समझौता कायम रहेगा या नहीं, ठीक है। तो वह सोसाइटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने के लिए क्या करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें वे समझौते को तोड़ने, ठीक है, तोड़ने या समाप्त करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। मीन्स वह अपने जो भी समाज के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो वह समझता कि अगर कहीं ना कहीं उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसका समाज के साथ जो भी समझौता है वह टूट जाएगा, ठीक है। तो उस समझौते को तोड़ने से बचने के लिए वह काम करता है, तो वह समाज के साथ समझौता तोड़ता नहीं है। तो ये हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो हमारे पास लास्ट स्टेज है इसमें 6th, वो है यूनिवर्सल एथिकल। एक ऐसी स्टेज जिसको प्याजे के अकॉर्डिंग हम इसमें रख सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में भी एक व्यक्ति जो भी एक बच्चा है वो अच्छे तरीके से जो भी रियलिटी है उसको समझ जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एथिकल में भी अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति, ठीक है, अपने कॉन्शियस मीन्स अपने अंतर्मन, या तो हम इसको अंतर्मन कह सकते हैं, ठीक है, या अपना सिंपली माइंड कह सकते हैं। तो अपने कॉन्शियस के आधार पर नियमों को नैतिक या अनैतिक मानता है, ठीक है। अपने कॉन्शियस के बेस पे देखो वही बात सामने आ गई ना कि लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अंतर्मन क्या कहता है कि भाई समाज में ये चीज गलत हो रही है, ठीक है। तो समाज में ये चीज गलत हो रही है, तब वह क्या करता है कि जो चीजें गलत करते हैं उनके खिलाफ
खड़े हो जाते हैं लोग कि उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाने के लिए जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या है मीन्स प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने जो भी आप चाहे आंदोलन रख लो, चाहे कुछ भी, उन्होंने मीन्स अपना एक तरीके का जो भी बलिदान दिया है ना। तो वो यूनिवर्सल एथिकल थिंकिंग रखते थे वो लोग, ठीक है। वो समझते थे कि जो भी सरकार ने ऐसे नियम बना दिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जब अंतर्मन कहता है कि जो चीजें गलत है उसको तोड़ा जा सकता है, जैसे कि जो भी भेदभाव है उसको खत्म किया गया है ना, जाति के प्रति, जहाँ रंग के प्रति, जहाँ धर्म के प्रति लोगों में भेदभाव था उसको खत्म किया गया, छुआछात था वो उसको खत्म किया गया है ना लोगों में। तो ये चीज किससे संबंधित है? यह यूनिवर्सल एथिकल से ही संबंधित है। लोग आज भी जाति प्रथा में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज पता है कि जाति ये कहीं ना कहीं जन्मजात चीज नहीं है, है ना। फिर भी लोग जाति प्रथा में फंसे हुए हैं, वो जातियों को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वह अपनी जाति को बदल देंगे, अपनी कास्ट को चेंज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके मीन्स कहीं ना कहीं उनकी नाक कट जाएगी या उनकी बदनामी हो जाएगी, ऐसी चीजें सोचते हैं जो कि बहुत ही गलत है। यह एक तरीके की रूढ़िबद्धता सोच होती है जो इस तरीके की सोच सोचते हैं। तो चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो इसमें आता है, यूनिवर्सल एथिकल में आता है। तो सिंपल इसमें आप लिखोगे, इसमें व्यक्ति नियमों को समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति की अब यह समझ होती है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है या नैतिकता और अनैतिकता के नियम है, उसको हम एक टाइम और एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक स्थिति के अकॉर्डिंग हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें दो तरीके के पर्सन ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, हमने हिंज की कहानी पढ़ी थी, है ना। उसमें हिंज ने चोरी कर दी, है ना। तो जहां पे अगर उस जब वो पकड़ा गया, मान लो कि वह पकड़ा जाता है, तो जब उसको पुनिश किया जाता है, तो पुनिश के अकॉर्डिंग अगर एक जज जब उसको सजा सुनाता है, तो वो यह भी कह सकता है कि भाई इसने एक पर्सन की जान बचाने के लिए क्या किया, मीन्स चोरी की, जो कि उसने चोरी की जो कि गलत थी, लेकिन जो केमिस्ट शॉप का ओनर था उसने भी तो जो भी प्रोडक्शन रेट थी उससे 10 गुना ज्यादा इससे पैसे मांगे, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये भी मीन्स एक तरीके का नियम गलत है। अगर इसे सजा मिलनी चाहिए हिंज को, तो उस केमिस्ट शॉप के ओनर को भी सजा मिलनी चाहिए, है ना। सो ऐसी चीजों के बारे में सोचना किस में आता है कि जो भी कुछ रूल है, ठीक है, अगर हम चोर के अकॉर्डिंग उसने चोरी की तो उसको सजा दे रहे हैं, तो वो जो गलत कर रहा था जिसने उसको चोरी करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से दुविधा में डाल दिया, है ना, किसी पर्सन को। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा पर्सन भी गलत था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम नियमों को जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो जहां तो चोरी की सजा उसको माफ किया जाए, या फिर दूसरे बंदे को भी साथ में सजा दी जाए, है ना। तो दोनों की जो भी सिचुएशन को देख करके रूल्स रेगुलेशन को बदल देना, वो यूनिवर्सल एथिकल में आता है। सिंपली इसमें एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि समझ जाओगे, अगर आप ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हो, ट्रैफिक के नियम को तब तोड़ते हो जब आप कहीं ना कहीं किसी रिस्क में हो, जब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जान खतरे में थी और आपने उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना था, और गाड़ी से जब आप जा रहे थे, तो आपने जब भी रेड लाइट हुई लेकिन आपने क्रॉस कर दिया, है ना। तो आप वहां पे रुके नहीं है और आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि वहां पे जो नियमों को तोड़ना हम कह सकते हैं गलत बात है, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति की जान बचाना वो कहीं ना कहीं सही बात है। तो वहां पे हमने रूल्स को समय एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, जो कि यूनिवर्सल एथिकल में आता है। होप के ऐसी चीजों से आप समझ गए होंगे। तो इसमें सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नियम है, जब उसको अपने कॉन्शियस मन से, जब हम उसके चेतन मन से, जब हम कह सकते हैं अपने माइंड से या अपने दिल से, जो चीजें हमें गलत गलत लगती है तो उसको बदलते हैं समाज में, तो वो क्या है, यूनिवर्सल एथिकल में आता है। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पहुंचने वाले मीन्स जो व्यक्ति हैं
वो जहाँ तो क्रांतिकारी होते हैं, जहाँ दुनिया बदलने वाले होते हैं, जहाँ हिस्ट्री क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मीन्स अगर एवरेज की बात करें तो बहुत ही कम एवरेज के अकॉर्डिंग कम एवरेज के लोग इस स्टेज में पहुंचते हैं, जो ये लेवल था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो उनको इस स्टेज पे पहुंचने वाले लोग बहुत कम मिले कोलबर्ग को, ठीक है। तो यह एक मीन्स थ्योरी थी कोलबर्ग की। होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी की आलोचना के बारे में मैं बता देता हूं। इस थ्योरी की आलोचना की एक हमारे पास पर्सन थे जिसका नाम है कैरल गिलिगन, ठीक है, कैरल गिलिगन। तो कैरल गिलिगन ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, इनकी थ्योरी की आलोचना की थी। तो कैरल गिलिगन ने आलोचना की, ठीक है, ये लिख लो। उन्होंने कहा कि इसकी थ्योरी ने जेंडर बायस को बढ़ावा दिया है, ठीक है, जेंडर बायस को बढ़ावा दिया है। तो मीन्स इसको प्रमोट कर रहा है। इसमें इन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, कि लड़के इस तरीके से, लड़कों में इस तरीके से नैतिकता आती है, लड़कियों की बात उन्होंने बताई नहीं। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। गर्ल की बात करें तो वह एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ वाइफ जो भी काम कर रही है, तो वो किसमें आता है, वो भी एक तरीके की तो नियम ही है, नैतिकता ही है, ठीक है। तो लड़कियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह जेंडर स्टीरियोटाइप या पक्षपात को बढ़ावा देता है, लिंग पक्षपात को, ठीक है। तो कैरल गिलिगन ने उनकी आलोचना की थी। सो गाइस, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ ज्वाइन कर जाएं, ताकि हर वीडियो में जो भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। जस्ट रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.